नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में। देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व में कवर करवा चुका हूं आपको यूट्यूब पे, साथ के साथ नेशनल पार्क भी मैंने आपको कवर करवा दी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की या उन वेटलैंड्स की जो इस साल न्यूज में रहे। आइए शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक की। देखिए, पहली है आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो नागपुर में लोकेटेड है, उमेद पोनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नागपुर आपका महाराष्ट्र वाला एरिया है। इससे एक एडजेसेंट एरिया है इसके साथ जुड़ता हुआ, उसका नाम है तदोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व। ये नेशनल पार्क भी कहा जाता है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहां से वेनगंगा आपकी गुजरती है। अब ये वेनगंगा कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, आपको पता होना चाहिए कि ये गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और इस वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि गोदावरी रिवर भी इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से क्रॉस करती है। अब यहाँ पे आपको बहुत से अलग अलग जानवर देखने को मिलते हैं। टाइगर की इमेज तो आप देख ही पा रहे हैं, उसके अलावा गौर आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वाइल्ड डॉग ढोल, जिसके बारे में फ्रिक्वेंटली मैंने नेशनल पार्क वाली वीडियो में कवर किया है। उसके अलावा कुछ रेयर स्पीशीज देखने को मिलती है, जैसे फ्लाइंग स्क्विरल, पोंगोलिन्स। दो तरह की पोंगोलिन्स होती है, बट इंडियन पोंगोलिन यहाँ पे मिलती है। जो आपकी चाइनीज पोंगोलिन है वो हिमालय वाले पार्ट में आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको महाराष्ट्र के कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज के बारे में पता होना चाहिए, जैसे तदोबा नेशनल पार्क जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, गुगामल नेशनल पार्क। दूसरा है आपका पेंच नेशनल पार्क। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि सर ये तो मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, बट ये बॉर्डर एरिया में है, तो कुछ एरिया इसका महाराष्ट्र को भी टच करता है। नवेगांव नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, मेलघाट टाइगर रिजर्व, सियादरी टाइगर रिजर्व और बोर टाइगर रिजर्व, ये सभी महाराष्ट्र के आपके प्रोटेक्टेड एरिया हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आइए अब बात करते हैं दीपोर बिल एरिया की। ये एक वेटलैंड साइट है, रामसर कन्वेंशन के अंडर आती है। उसके अलावा आपको याद रखना है कि ये असम में लोकेटेड है। ये फ्रिक्वेंटली इस साल न्यूज में रही है। यहाँ पर कुछ एरिया में आग भी लगी थी, इस वजह से भी ये न्यूज में रही है। गुवाहाटी सिटी से ये साउथ वेस्ट में लोकेटेड है। उसके अलावा यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये फ्रेश वाटर लेक है जो ब्रह्मपुत्र रिवर के कारण फॉर्म हुई है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रहना ही चाहिए कि दीपोर बिल ब्रह्मपुत्र रिवर से जुड़ा हुआ है, मतलब उससे कहीं ना कहीं लिंक्ड है। ये 2002 में रामसर कन्वेंशन के अंडर साइट घोषित की गई थी। ये इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी भी है आपकी। देखिए, किसी एरिया को हम बर्ड सेंचुरी तब कहते हैं जहां पे आपको बहुत सारे बर्ड्स देखने को मिले। तो यहाँ पे आपको साइबेरियन क्रेन, लेसर एडजस्टेंट स्टॉक देखने को मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको एलिफेंट भी अच्छी खासी मात्रा में देखने को मिलते हैं। अब कुछ मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ, हो सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना रहे, क्योंकि यूपीएससी इस तरह के फैक्ट बहुत कम पूछता है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। जैसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है इंडिया की, वो मिलती है वुल्लार लेक। वुल्लार लेक आपकी जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि अब यूटी है ये एरिया। उसके अलावा चिल्का लेक जो है उड़ीसा में जो लोकेटेड है, वो आपकी लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक है। साथ के साथ आपको वेम्बनाड लेक के बारे में पता होगा, जहां पर स्नेक बॉट कंपटीशन होता है, नेहरू ट्रॉफी, जिसके बारे में शायद आपने सुना हो। तो वो आपकी लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की। हाईएस्ट लेक आपको सिक्किम में देखने को मिलती है, जिसका नाम है चोलामू लेक। उसके अलावा लोनार लेक महाराष्ट्र की आपकी पहली लेक है जिसे नोटिफाई किया गया है नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट। यहां पे पानी का कलर पिंक है क्योंकि यहां पे एक सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया मिलता है, जिसकी वजह से इस पानी का लेक पिंक है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। देखिए, हमारा तेजस 3 प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है। यहां पे आप मात्र 250 घंटे में अपने यूपीएससी सिलेबस को कवर कर सकते हैं। जिन्होंने एक बार सिलेबस अच्छे से तैयार कर रखा है, उनके लिए रिवीजन का अच्छा मौका हो सकता है। ये बैच स्टार्ट होगा 4 अप्रैल 2022 से, और यहां पे आपको अब इस तेजस प्रोग्राम को ज्वाइन करने से आपको 2-3 बेनिफिट हैं। पहला, आप रिवीजन टाइमली अपनी पूरी कर पाएंगे। दूसरा, आपको सी सेट की यहाँ पे फ्री वीडियोस मिलेंगे, तो आपको सी सेट के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। तीसरा, आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं जिसमें आपको 15 जीएस के टेस्ट मिलेंगे और 4 सी सेट के टेस्ट मिलेंगे। इससे आप अपनी परफॉर्मेंस का आंकलन कर सकते हैं, और साथ के साथ यहाँ पर आप मेंटर से बात कर सकते हैं आपके वीकेंड डाउट सेशन में, जिससे आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप कर सकते हैं और एग्जाम में और बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा 2 और प्रोग्राम है। अगर मान लीजिए आपको सी सेट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो सी सेट का हमारा 3rd बैच अभी लॉन्च किया गया है।
जहां पर मात्र 50 घंटे में आप अपने सीसेट की प्रिपरेशन को दुरुस्त कर सकते हैं। उसके अलावा आपको 4 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे यहाँ पे, और इन टेस्ट के वीडियो सोल्यूशन भी मिलेंगे। ये बैच 28 मार्च 2022 को लॉन्च किया गया है। आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है हमारा लास्ट माइल लीप। इस प्रोग्राम में आप 19 सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं, 5 करंट अफेयर के टेस्ट, 15 फुल लेंथ टेस्ट और 4 सी सेट के टेस्ट। अब इन टेस्ट से आप अपने परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करके अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं। यह आपके पास आखिरी मौका होगा जब आप अपनी कमियों को दुरुस्त कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं आज की वीडियो की। आइए अब बात करते हैं हरीके वेटलैंड की। हरीके वेटलैंड आपके पंजाब में लोकेटेड है। ये तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और यहाँ पे आपकी ब्यास और सतलुज रिवर एक दूसरे से मिलती है, जिसकी वजह से ये एक वेटलैंड एरिया डेवलप होता है। और ये आपका वेटलैंड एरिया एग्जिस्टेंस में आया था 1952 के आसपास। एक चीज जो आपको पता होना चाहिए, ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में पड़ता है एरिया। देखिए, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे कुछ इस तरह का एरिया है। ये जो आपका कॉन्टिनेंटल पार्ट दिख रहा है, ये पूरे कॉन्टिनेंटल पार्ट को कवर करता है और कुछ एक आइलैंड्स के भी आपके एरिया को कवर करता है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपके कुछ बर्ड्स मिलते हैं जो जिनका ये ब्रीडिंग ग्राउंड है, साइबेरिया वाला पार्ट। यहाँ पे ये समर में ब्रीड करते हैं और विंटर में ये नॉन ब्रीडिंग ग्राउंड की तरफ जाते हैं, जो कि साउथ की तरफ पड़ता है। जैसे इंडिया वाला पार्ट हो गया, साउथ एशिया वाला पार्ट, थोड़ा बहुत वेस्ट की तरफ यहाँ पे हो गया। उसके अलावा मालदीव जैसे एरिया में और ब्रिटिश इंडियन ओवरसीज टेरिटरी जो है उस वाले पार्ट में आपको देखने को मिल जाते हैं। अब कुछ बर्ड्स के यहाँ पे नाम मेंशन है, बट फिर भी आपको हर बर्ड के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको कल एक लिस्ट प्रोवाइड की थी। सिर्फ आपको फोकस करने की जरूरत है जो न्यूज में रहे हो, क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो, या आपके इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हो, या वनरेबल कैटेगरी में आते हो। तो बस इन्हीं के बारे में आपको इंफॉर्मेशन याद रखनी है। अब ये जो आपका हरीके वेटलैंड वाला एरिया है, यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट एक्वेटिक स्पीशीज भी देखने को मिलती है, जैसे डॉल्फिन की स्पीशीज। उसके अलावा यहाँ पे आपको बहुत सारे टर्टल्स देखने को मिलते हैं और साथ के साथ स्मूथ कॉटेड ऑटर्स भी देखने को मिलते हैं। इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया था 1999 में, और ये आपका रामसर कन्वेंशन के अंडर भी एक साइट है। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट बर्ड स्पीशीज देखने को मिलती है, जैसे यूरेशियन कूट, ग्रे लैक गूस, बार हेडेड गूस, गेट वॉल। इस तरह की स्पीशीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब देखिए, इन स्पीशीज के बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं है। एक आदि का अगर नाम भी याद रह जाए बहुत है आपके लिए। कई बार ऑप्शन को एलिमिनेट करने में यूज हो सकती है। अदरवाइज इस तरह की फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को ज़्यादा डिटेल में जाओगे तो सिर्फ दिमाग ही खराब होगा। तो कोशिश करना, आज का लेक्चर वैसे तो बहुत फैक्चुअल है, बट स्टिल कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे रिवर्स के नाम हो गए, तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है, या आपको याद रखना है कौन से स्टेट में ये लोकेटेड है। इस तरह के फैक्ट के ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। बाकी डिटेल्स इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं। आइए अब बात करते हैं बांदीपुर टाइगर रिजर्व की। अब यहाँ पे एक एलिफेंट को रेस्क्यू किया गया है नुगु रिजर्वायर से। ये कर्नाटका में लोकेटेड है आपका बांदीपुर टाइगर रिजर्व। इसे टाइगर रिजर्व की उपाधि दी गई थी 1974 में। ये पहले 9 आपके टाइगर रिजर्व में से एक था। देखिए, ये फैक्ट जो है पहले 9 टाइगर रिजर्व में से एक था। हो सकता है यूपीएससी इसके बारे में स्टेटमेंट पूछे, बट इतना ज़्यादा आपको अगर याद रहे तो ठीक है, बट अगर ना भी रहे तो थोड़ा बहुत हेड में रखना कि फर्स्ट कुछ में से ये एक है। 1985 में इसके आसपास के एरिया को, मतलब कुछ बफर एरिया होगा, उसको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया था, और जिसके बाद इस टाइगर रिजर्व को कन्वर्ट कर दिया गया था नेशनल पार्क में। अब देखिए, नेशनल पार्क जो है इसमें किसी भी तरह का ह्यूमन इंटरवेंशन जल्दी से अलाउ नहीं किया जाता है। यहाँ पे कंजर्वेशन आपके इन्वायरमेंट की एज अ होल की जाती है। यहाँ पर पर्टिकुलर किसी एक स्पीशीज के ऊपर फोकस नहीं होता। यहाँ से आपकी बहुत सारी रिवर निकलती है, जैसे आपको याद रखना है कबानी रिवर, मोयार रिवर और नुग्गू रिवर। ये इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो यहाँ से निकलती हैं। यहाँ पे एक आपको इंपॉर्टेंट पीक देखने को मिलती है, दैट इज हेमावद गोपाल स्वामी बेटा। ये हिल एरिया हाईएस्ट पॉइंट है इस नेशनल पार्क का। इस नेशनल पार्क के आसपास आपको बहुत से प्रोटेक्टेड एरिया देखने को मिल जाते हैं, जैसे नागरहोल टाइगर रिजर्व, मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के आसपास का पार्ट है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि यूपीएससी ने पहले भी इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है।
आप देख लेना 2018-19 का एक क्वेश्चन है जहां पे यूपीएससी ने सेम आपसे फैक्ट पूछा था, 3-4 एरिया के बारे में आपको गिवन था इंफॉर्मेशन, लाइक नाम दिए हुए थे, आपसे पूछा था कि इनमें से कौन सा मतलब एडजेसेंट एरिया है इसके। तो इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेती है, तो आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे इनकी स्टेट्स याद रखना, जैसे नागरहोल आपको कर्नाटका में देखने को मिलता है, मुद्दुमलाई आपको तमिलनाडु में, वायनाड आपको केरला में देखने को मिलती है। और ये जो एरिया है ये आपका जैसे नीलगिरी वाला तो पार्ट है ही है, बट ये वेस्टर्न घाट का भी पार्ट है, और वेस्टर्न घाट आपका मेगा बायोडाइवर्सिटी एरिया में से एक है। अब ये जो आपके सत्यमंगलम, वायनाड, मुद्दुमलाई, नागरहोल वाला एरिया है, यहाँ पे आपको हाईएस्ट पॉपुलेशन देखने को मिलती है टाइगर की, और उसके अलावा इसी एरिया में आपको एलिफेंट की भी पॉपुलेशन अच्छी खासी देखने को मिलती है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है मैसूर एलिफेंट रिजर्व भी। कर्नाटका में आपको और भी बहुत से टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है, जैसे भद्रा, नागरहोल, दंदेली आशी टाइगर रिजर्व, रंगनाथ स्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व। इन सब के अलावा आपको देखने को मिलता है मलाई मधेश्वरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये अभी प्रपोज किया गया है, इसे टाइगर रिजर्व बनाने की बात चल रही है, देखते हैं बनता है कि नहीं। अगर बनता है तो ये न्यूज़ में रहेगा, और अगर न्यूज़ में रहेगा तो इसके बारे में यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आइए अब बात करते हैं कान्हा टाइगर रिजर्व की। देखिए यहाँ पे एक टाइग्रेस मरी हुई मिली है। अब हो सकता है यूपीएससी टाइग्रेस के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ ले, उसके बारे में आपको तैयारी करनी चाहिए। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि शायद कान्हा टाइगर रिजर्व के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछे, बट हो सकता है यूपीएससी इस बार जैसे एलिफेंट के बारे में पूछा था, तो वैसे ही टाइग्रेस के बारे में आपसे पूछ ले कि इसका गैस्ट्रेशन पीरियड क्या होता है। इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको खुद थोड़ा बहुत रिसर्च करना होगा। ऑल्दो ये थोड़ा बहुत ही टाइम आपका कंज्यूम करेगा, बट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसी तरह का सेम सिनेरियो आपको एलिफेंट के केस में भी देखने को मिला था, जिसके ऊपर यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन पूछा भी था। तो इस वजह से थोड़ा इसके बारे में आप पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मंडला और बैलघाट वाली जो डिस्ट्रिक्ट है आपका, उस एरिया में ये टाइगर रिजर्व आपका लोकेटेड है। हालांकि इसे हमने नेशनल पार्क वाली वीडियो में कवर किया था, क्योंकि 1955 में एज अ नेशनल पार्क आपका बना था। उसके बाद 1973 में इसे टाइगर रिजर्व भी बना दिया गया था। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल मिलता है, दैट इज हार्ड ग्राउंडेड बारासिंगा, भूरा द बारासिंगा, आपको याद होगा नाम। वो इसी एरिया में एक्सक्लूसिवली आपको देखने को मिलता है। टाइगर, ढोल जो वाइल्ड डॉग हर बारी हम बात करते हैं, बियर, गौर, इंडियन पाइथन, ये सभी स्पीशीज यहाँ पे देखने को मिल जाती है आपको। यहाँ पे आपको साल फॉरेस्ट देखने को मिलता है, और ये साल फॉरेस्ट एवरग्रीन टाइप है। अब एवरग्रीन फॉरेस्ट कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए, और एक आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि इंडिया में जैसे किस पार्ट में टीक फॉरेस्ट देखने को मिलता है और किस पार्ट में आपको साल फॉरेस्ट देखने को मिलता है। ऑल्दो मध्य प्रदेश में आपको साल और टीक दोनों टाइप के फॉरेस्ट देखने को मिल जाते हैं, बट सदर्न साइड में आपको साल फॉरेस्ट ज़्यादा देखने को मिलता है डोमिनेटली, और नॉर्दर्न साइड में आपको टीक फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है वेजिटेशन का, जो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि मीटिंग पॉइंट जो है साल और टीक फॉरेस्ट का, वो आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है कहीं ना कहीं। ये आपका इकलौता ऐसा टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क है जहां पे अपना खुद का मस्कट है। मस्कट मतलब एक, जैसे हम कई बार किसी एनिमल को एज अ सेलिब्रिटी बना देते हैं, ऐसा करते हैं कि उसकी इमेजेस वगैरह लगा के किसी एरिया को प्रमोट कर रहे हो, तो यहाँ पे भूरा द बारासिंगा की इमेज लगा के मस्कट बना के उसको यूज करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को यहाँ पे अट्रैक्ट किया जाए। अब मध्य प्रदेश में आपको और भी बहुत से प्रोटेक्टेड एरिया देखने को मिलते हैं, जैसे संजय दुबरी, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुरा वाला एरिया हो गया सतपुरा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, ब्रदर्स फोर्ट, पेंच टाइगर रिजर्व, ये महाराष्ट्र के लगे हुए सटे हुए एरिया में देखने को मिलता है आपको। तो ये सभी आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। अब वैसे तो भूरा द बारासिंगा जो है आपका बारासिंगा, इसकी 3 स्पीशीज हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। एक है वेस्टर्न स्वैम्प डियर, जो आपको नेपाल वगैरह वाले एरिया में देखने को मिल जाता है। एक सदर्न स्वैम्प डियर है, जिसे हार्ड ग्राउंड बारासिंगा भी बोला जाता है, ये आपको सेंट्रल और नॉर्दर्न पार्ट में देखने को मिलता है। और तीसरा आपका ईस्टर्न स्वैम्प डियर, जो आपको असम वाली साइड, दुधवा नेशनल पार्क वाली साइड, जो उत्तर प्रदेश का उस एरिया में देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि भूरा द बारासिंगा का आईयूसीएन स्टेटस क्या है, वनरेबल कैटेगरी में आता है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है, शेड्यूल 1 में आता है आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के।
बट इतनी प्रोमिनेंट स्पीशीज नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा ये फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में नहीं रहता है। फिर भी हो सकता है कि आपको स्टेट सर्विसेज में पूछ लिया जाए, तो इसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अगला आपका इंपॉर्टेंट एरिया है पेरियार टाइगर रिजर्व। अभी जो पेरियार वाला एरिया है, आपको याद होगा पेरियार रिवर है जो केरला में देखने को मिलती है, तो उसी एरिया से सटा हुआ एरिया है जहां पे आपको टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क देखने को मिलता है। अब यहां पे एक कैब को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, मतलब शेर के बच्चे को, ताकि वो हंट वगैरह कर सके। तो इस तरह का ये पहला अपना खुद का एक्सपीरियंस है हमारा। वैसे पहले तो ये आपकी एक सेंचुरी हुआ करती थी 1950 तक। उसके बाद 1978 में इसे हमने टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया। यहां पे आपकी दो इंपॉर्टेंट रिवर है। पेरियार रिवर के बारे में तो आपको बता चुका हूं, और कई बार आपने पेरियार रिवर का एक और नाम सुना होगा, मुल्ला पेरियार रिवर। तो मुल्लार रिवर जो है वो यहीं से फ्लो करती है आपकी। यहां पे जो वेजिटेशन है आपकी वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन टाइप है। सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कुछ एरिया में, कुछ पैचेस में देखने को मिलता है। मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट भी देखने को मिलता है, और ग्रासलैंड्स भी यहां पे देखने को मिलते हैं। देखिए, अभी तक जो हमने सेंट्रल इंडिया के महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के एरिया में बात की थी, वहां पे आपको डेसिडुअस टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिलता है। वेस्टर्न घाट में आपको प्रीडोमिनेंटली 16 टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिलता है, जहां पे हमने बात की थी बांदीपुर की। या आप ये कह सकते हैं कि उस एरिया में भी आपको मोर और लेस टेम्परेट टाइप ऑफ वेजिटेशन मिल जाती है ड्यू टू हाइट। अब यहाँ पे पेरियार एरिया में आपको हाइट के अकॉर्डिंग अलग अलग वेजिटेशन देखने को मिल सकती है। यहाँ पे कई आपको मेडिसिनल प्लांट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कुछ के यहाँ पे नाम बता रखे हैं मैंने, एंडेमिक है ये इस एरिया के, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नाम प्रोनाउंस करने में थोड़े मुश्किल हैं, एक बार आप रीड कर लेना। अगर दिमाग में रहते हैं तो अच्छा है, अगर नहीं भी रहते हैं तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा रफली आइडिया भी होगा कि आपको यहाँ पे ट्रीज, कुछ ऑर्चिड्स या कुछ क्लाइंबर्स देखने को मिलते हैं इंपॉर्टेंट, जो इस एरिया के एंडेमिक हैं। तो थोड़ा बहुत आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में मदद मिल सकती है। और मेंस में इस तरह के फैक्ट आपके यूज होते नहीं है, तो यहाँ पे इसके ऊपर ज़्यादा सर खपाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको मैमल स्पीशीज मिलते हैं, जैसे टाइगर, लॉयन टेल मकाओ, नीलगिरी ताहिर। नीलगिरी ताहिर आपका लाइक वेस्टर्न घाट वाले एरिया में मिलती है, एंडेमिक है इस एरिया की स्पीशीज। नीलगिरी वाले एरिया में भी मिलती है और पेरियार वाले इस एरिया में भी मिलती है। बर्ड्स में आपको बहुत से, जैसे मालाबार हॉर्नबिल्स देखने को मिलते हैं, रैकेट टेल ड्रैगन्स देखने को मिलते हैं, किंग फिशर्स देखने को मिलते हैं। रेप्टाइल्स में आपको मॉनिटर लेजर्ड्स, पाइथन, किंग कोबरा, इस तरह की स्पीशीज देखने को मिल जाती हैं। इस एरिया में आपको 6 ट्राइबल कम्युनिटी देखने को मिलती है, जिसको याद रखने के लिए आप याद रखिए मैन, पाली, माला, उरल, उल्ला। अब अगर आपको ये लाइन याद रहती है, मैन, माली, माला, उरल, उल्ला, अगर ये लाइन आपको याद रहती है तो आप इन ट्राइबल पॉपुलेशन को इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं पेपर में। अब इनके नाम थोड़े डिफिकल्ट तो हैं, बट स्टिल आप इस लाइन से इनको जज कर सकते हैं। तो आपकी स्टेटमेंट जो एलिमिनेट करनी है या सेलेक्ट करनी है, उसमें ये हेल्प कर सकते हैं। उसके अलावा टाइगर के बारे में बहुत से आपके आर्टिकल आए हैं न्यूज़पेपर में, तो इस वजह से आपको याद रखना है कि इंडिया में वर्ल्ड की 70% टाइगर की पॉपुलेशन देखने को मिलती है आपको। अब हो सकता है यूपीएससी आपको ये कह दे कि मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर, ग्लोबल टाइगर इज फाउंड इन इंडिया, तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। तो इस तरह की स्टेटमेंट आपको याद रखनी है। आपको थोड़ा बहुत पेरियार रिवर के बारे में पता होना चाहिए, जैसे शिवगिरी हिल से ये ओरिजिनेट होती है, वेस्टर्न घाट से, तमिलनाडु वाले एरिया से, और ये लाइफलाइन कही जाती है केरला की। और ये रिवर फ्लो करती है आपकी पेरियार टाइगर रिजर्व से। यहाँ पर पेरियार लेक देखने को मिलती है आपको, जो आर्टिफिशियल रिजर्वायर है, जिसको बनाया गया था 1895 के आसपास, और लगभग 999 ईयर्स की लीज पे है ये। ऑल्दो ये है केरला में, बट इसे मेंटेन कौन करता है? आपका तमिलनाडु। कई बार इसके ऊपर कई आर्टिकल पब्लिश होते हैं, और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। केरला में फ्लड के कारण ये फ्रिक्वेंटली न्यूज में रहता है पेरियार डैम। आइए अब बात करते हैं शिवालिक एलिफेंट रिजर्व की। अब देखिए, ये जो आपका शिवालिक एलिफेंट रिजर्व है, ये उत्तराखंड एरिया में है। अभी हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ने इसके ऊपर स्टे लगा दी है। अब आपको इसकी लोकेशन पता होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है, इसके अंडर ये एलिफेंट रिजर्व घोषित किया गया था। एलिफेंट रिजर्व्स को घोषित किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट द्वारा। अब जो आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट है, इसकी शुरुआत हुई थी 2002 में।
जैसे आपको पता होगा प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया था, वैसे ही एलिफेंट को कंजर्व करने के लिए हमने प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट किया था 2002 में। जो टाइगर प्रोजेक्ट है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में मुझे कि कौन से साल में प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था इंडिया में। ये आपका कुमाऊं घरवाल वाले रीजन में देखने को मिलता है। ये जो शिवालिक एलिफेंट रिजर्व है, ये आपका इकलौता उत्तराखंड का एलिफेंट रिजर्व है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको लगभग 2000 से ज्यादा एलिफेंट की पॉपुलेशन देखने को मिलती है और यहाँ पर लगभग 12 से ज्यादा आपके एलिफेंट कॉरिडोर एग्जिस्ट करते हैं। भारत में एलिफेंट डेंसिटी के हिसाब से वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एरिया यही है। उत्तराखंड स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने 3 कारण दिए जिसकी वजह से उन्होंने ये स्टे लगाया है। पहली चीज, देखिए जो यहाँ की कैरिंग कैपेसिटी है उससे ज्यादा एलिफेंट यहाँ पे देखने को मिलते हैं आपको। जैसे कि मैंने कहा कि 2000 एलिफेंट यहाँ पे देखने को मिलते हैं, बट ये जो इकोसिस्टम है वो इस चीज को सपोर्ट नहीं करता है। मतलब यहाँ पे इतने ज्यादा एलिफेंट रहेंगे तो उनको उतना पर्याप्त फूड नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इन एलिफेंट की पॉपुलेशन के लिए। उसके अलावा जब इन्हें एलिफेंट रिजर्व घोषित किया था शिवालिक वाले एरिया को, तो उस समय स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्ट नहीं किया था, तो यह भी एक मेजर कारण है। और तीसरा, जो आपका ये एलिफेंट रिजर्व है ये कहीं भी मेंशन नहीं है, ना सेंट्रल ना स्टेट लेजिस्लेशन में। तो कोई फ्रेमवर्क होने के कारण ना होने के कारण इन्हें हम एलिफेंट रिजर्व कैसे घोषित कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें हम इंडियन एलिफेंट्स की, अफ्रीकन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इंडियन एलिफेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। ये अपेंडिक्स 1 में आते हैं आपके साइट के, और 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आते हैं। ये इनके बारे में यूपीएससी पहले क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है कि इसके बारे में यूपीएससी आपसे इंफॉर्मेशन लेगा। अगर बात की जाए उत्तराखंड में आपको और भी बहुत से प्रोटेक्टेड एरिया देखने को मिलते हैं, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसके बारे में आपको पता होगा कि भारत का पहला नेशनल पार्क है ये। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, जिसके बारे में बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, इस एरिया में जो देखने को मिलते हैं। उसके अलावा गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, इनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरिया हैं जो इस एरिया में हमें देखने को मिलते हैं। अब लगे हाथ एक इंस्टीट्यूट को डिस्कस कर लेते हैं, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। देखिए ये आपका एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर आती है और इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1982 में। इसके बारे में इतना ही जानना आपको इंपॉर्टेंट था। आइए अब बात करते हैं पोंग डैम लेक के बारे में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। यहाँ पर आपके बहुत से माइग्रेटरी स्पीसीज आती है, तो इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है ये हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ये याद रखने हैं, वो ये हैं कि इसे क्रिएट किया गया था 1975 में और 83 में इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दे दिया गया था। इसे रामसर साइट के अंडर 2002 में बनाया गया था और यहां पे आपको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन देखने को मिल जाती है। ये आपके ब्यास रिवर से पानी ड्राइव करता है, मतलब वहां से पानी आता है, और यहां पर इसकी कई पेरेनियल ट्रिब्यूटरीज है, जैसे गज, न्योगल, बिनवा, बाणगंगा, बानेर, इस तरह की ट्रिब्यूटरी से यहाँ पे पानी आता है। यहाँ पे आपको बहुत सी बर्ड स्पीशीज देखने को मिलती हैं और साथ के साथ यहाँ की फ्लैगशिप स्पीशीज है आपकी बार हेडेड गीज। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, किसी एरिया की अगर कोई फ्लैगशिप स्पीशीज है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मतलब फ्लैगशिप स्पीशीज आप एक तरह से ये मान लीजिए उस एरिया का सुपरस्टार है ये। उसके अलावा यहाँ पर आपको यूरेशियन कूट, नॉर्दर्न पिनटेल, कॉमन ताल, ग्रे लैक गूस, इस तरह की बर्ड स्पीशीज देखने को मिल जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे वैसे तो कुछ हिमालय में मिलने वाले आपके नेशनल पार्क के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, बट नेशनल पार्क वाले एरिया में मैंने इस चीज़ को वीडियो में मैंने इस चीज़ को कवर किया हुआ है, तो मैं इसकी फर्दर डिस्कशन में नहीं जा रहा हूँ। तो इसको आप पढ़ लेना या आप वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे इससे रिलेटेड। आइए अब बात करते हैं करलापत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। ये उड़ीसा के कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और यहाँ पे हेमोरेजिक सेप्टिक अनीमिया के कारण कई एलिफेंट की डेथ हुई थी, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में रहा है। अब यहाँ पे आपको 2 चीज़ें जाननी है। पहली चीज़, हेमोरेजिक सेप्टिक अनीमिया जो है वो क्या है? ये एक कंटामिनेटेड वाटर और सॉइल से होने वाली बीमारी है
जिसमें आपको बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। पेस्टोयूरेला मोल्टोक्सीडा, ये आपके बैक्टीरिया का नाम है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो इस डिजीज को करती है। ये एक तरह की रेस्पिरेटरी डिजीज है आपकी, जिसकी वजह से लंग्स और जो आपके इसके ट्रैक है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है और इसकी वजह से आपको सीवियर निमोनिया देखने को मिलता है। मतलब फीवर टाइप रहता है, बीमारी रहती है ये एलिफेंट्स में। एलिफेंट्स के अलावा ये बफेलो, कैटल और बिसन जैसे एनिमल्स में भी बीमारी देखने को मिलती है और इसमें मोर्टालिटी रेट काफ़ी हाई रहता है। अब ये जो बीमारी है ये जनरली आपको यहाँ पर बफेलोज में देखने को मिली थी और वहाँ से ये एलिफेंट में ट्रांसफ़र हुई है। तो इसकी जो जनरली सीजन रहता है वो या तो मानसून से पहले, जस्ट पहले, या मानसून के जस्ट बाद। इस दौरान ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैलती है। अब अगर बात करें करलापत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो आपको याद रखना है कि ये यहाँ पे आपको लियोपर्ड, गौर, सांबर, नील गाय, बार्किंग डियर, माउस डियर, सॉफ्ट क्लॉ, ऑटवा देखने को मिलता है। बट इनमें से कोई भी ऐसी स्पीशीज नहीं है जिसके बारे में यूपीएससी आपसे सवाल करे। तो इस वजह से यहाँ पर स्पीशीज के बारे में तो आपको नहीं पूछा जाएगा। ऑल्दो नाम मैंने बता दिए, ध्यान में रहे तो वेल एंड गुड। इसे नोटिफाई किया गया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पे 1969 में, बट बाद में फॉर्मली इसे नोटिफाई किया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर 1992 में। तो ये एक आपका प्रोटेक्टेड एरिया जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उड़ीसा में और भी आपके इंपॉर्टेंट एरिया है, जैसे भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे दे भी रखी है इनके बारे में, बट स्टिल एक बार फिर से बता दूँ, इनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको यूट्यूब वीडियोज़ में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। बट जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं, आपको रिवर्स के बारे में याद रखना है, स्टेट्स के बारे में याद रखना है, किस तरह की वेजिटेशन यहाँ पे देखने को मिलती है उसके बारे में याद रखना है। अब क्योंकि ये ईस्टर्न साइड में है तो यहाँ पे आपको जनरली डेसिडुअस टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, थोड़े बहुत ग्रासलैंड्स वगैरह इस एरिया में देखने को मिल सकते हैं। कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है यहाँ पे, जैसे बदरामा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ पे आपको मॉइस्ट साल्ट ट्रीज देखने को मिलते हैं। चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो आपका लार्जेस्ट लंगून है, इस एरिया में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्पीशीज मिलती है इरावदी डॉल्फिन की, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए 2-3 इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं डॉल्फिन की, जैसे इंडिया में मिलती है गैंगटिक डॉल्फिन, इंडस डॉल्फिन के बारे में भी हम बात कर चुके हैं, और तीसरी आपकी इरावदी डॉल्फिन। इनके आप IUCN स्टेटस को चेक कर लेना, तीनों के थोड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम पर्पस के हिसाब से। इरावदी डॉल्फिन आपकी सॉल्ट वाटर की डॉल्फिन है, इसकी वजह से इरावदी रिवर के वाले एरिया में भी देखने को मिलती है और इंडियन पार्ट में भी देखने को मिलती है। हथगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपकी, यहाँ से सलनादी रिवर पास करती है आपकी, और यहाँ पर मगर क्रोकोडाइल आपको देखने को मिलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। देखिए इसके अलावा बसई पलई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोटगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदकनन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इस तरह की कई एरिया आपको उड़ीसा में देखने को मिल जाते हैं। बट हर एक के बारे में आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इतनी ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अगर आप याद करेंगे तो एग्ज़ाम में भूलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो फोकस करना, जो आपको इम्पॉर्टेंट एरिया यहाँ पर देखने को मिलते हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है। मतलब जो आपको मेन, जिसके बारे में न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश हुआ है, उन्हीं के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए, बिकॉज एक्स्ट्रा करने से कई बार नुकसान हो सकता है। आइए अब बात करते हैं पेंच टाइगर रिजर्व की, जहाँ पर अवनी जो आपकी टाइग्रेस थी, जो मैन ईटर टाइग्रेस थी, उसके बच्चे को अभी रिलीज़ किया गया है। अब एक बात याद रखना, इसके ऊपर मूवी भी बनी है अभी, विद्या बालन इसमें स्टार कर रही थी, और इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेता है कई बार। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा, एक मूवी आई थी इंग्लिश, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, जो रामानुजन से रिलेटेड थी मूवी। तो इसके बारे में यूपीएससी ने 2017-18 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हो सकता है इस अवनी टाइग्रेस के बारे में भी यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ ले। तो आइए बात कर लेते हैं पेंच टाइगर रिजर्व की। यहाँ से आपकी एक इंपॉर्टेंट रिवर निकलती है, डैट इज पेंच रिवर, और ये आपका नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है। उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है आपका। अब किसी एरिया को आप इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया कब कहते हैं? जब जो इंटरनेशनली एग्रीड आपके क्राइटेरिया है उसको कोई एरिया फुलफिल करता है, तब उसे हम इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया कह देते हैं। अभी तक 13,000 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है वर्ल्ड वाइड,
और यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हैं, जैसे थ्रेटेंड स्पीसीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती हो, आपको कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरिया में कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज देखने को मिलती हो, कुछ बायोम की रिस्ट्रिक्टेड स्पीशीज यहाँ पे देखने को मिलती हो, या कुछ आपके इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया उनको भी कहते हैं जहाँ पर फ्लाईवे वगैरह, जहाँ पे बहुत से बर्ड आपके आके रहते हो, उन एरिया को भी यहाँ पे काउंट किया जाता है। आइए अब थोड़ा बहुत जान लेते हैं पेंच रिवर के बारे में भी। ये लाइफलाइन है आपकी पेंच नेशनल पार्क की। ये ओरिजिनेट होती है आपकी मध्य प्रदेश से और ये पेंच टाइगर रिजर्व को ईस्टर्न और वेस्टर्न हाफ में डिवाइड करती है। तो इसके बारे में इतना ही जानना आपको इम्पॉर्टेंट था। कई एनिमल स्पीशीज के बारे में यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, बट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये एनिमल स्पीशीज। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए जैकल्स हैं आपके, या वाइल्ड डॉग ढोल है, वाइल्ड बोर है, स्लॉथ बियर्स हैं, इंडियन लेपर्ड्स हैं, ये आपको हर जगह देखने को मिल जाते हैं। चौसिंगा भी आपको हर जगह देखने को मिल जाते हैं। बट कुछ इंपॉर्टेंट पेड़ की स्पीशीज है जैसे महुआ, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वाइल्ड कुल्लू के बारे में आपको पता होना चाहिए। सिलाई के बारे में आपको पता होना चाहिए। शायद इनके बारे में यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ ले और इनके नाम यहाँ पे आपको मेंशन्ड है, तो इनको यहाँ पे थोड़ा बहुत रीड करने की ज़रूरत है। फिर से आपको यही कहूँगा कि रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जितना ईजिली आपसे याद रह सके उतना ही याद कीजिए, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आइए अब बात करते हैं यूपी में मिलने वाले पीलीभीत टाइगर रिजर्व की। अभी जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश में तो देखने को मिलता है, बट उत्तर प्रदेश के तराई एरिया में आपको देखने को मिलता है। इसे 2014 में टाइगर रिजर्व की उपाधि दी गई थी। और तराई एरिया कौन सा होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए ये आपके एक माउंटेन है, यहाँ से कोई रिवर ओरिजिनेट होती है और ऐसे फ्लो कर रही है। अब जैसे ये लैंड पे आएगी तो यहाँ पे आपको बहुत से बड़े बड़े पत्थर देखने को मिलेंगे इस माउंटेन के फुटहिल में। अब बड़े बड़े पत्थर होने के कारण रिवर यहाँ पर सरफेस पे नहीं दिखती है, इन पत्थरों के नीचे वाले एरिया में फ्लो करती है। क्योंकि जैसे मोमेंटम होता है पहाड़ों में रिवर्स के पास, तो यहाँ से बड़े बड़े पत्थर अपने साथ तो ले आती है किनेटिक एनर्जी के कारण। अब जैसे ही किनेटिक एनर्जी थोड़ी शांत होने लगती है फुटहिल पे आके, तो यहाँ पे ये बड़े बड़े पत्थर को डिपॉजिट कर देते हैं क्योंकि आपकी वाटर की वेलोसिटी डिक्रीज हो चुकी है। इसके बाद इन पत्थरों से निकलने के बाद थोड़ा साउथ में चलते हैं इस रिवर के, तो यहाँ पे आपको तराई एरिया देखने को मिलता है जहाँ पे आपको स्वैम्पी कंडीशंस देखने को मिलती है। इन एरिया में आपको जनरली देखने को मिल जाते हैं कुछ फॉरेस्ट एरिया, तो उनमें से एक है आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी, जो इंडो नेपाल बॉर्डर में आपको देखने को मिलता है। ये टाइगर इंटू 2 प्रोग्राम के अंडर एक इंपॉर्टेंट साइट है। यहाँ से आपकी शारदा रिवर और खाकरा रिवर निकलती है। तो इन दोनों रिवर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्पीशीज आपको जो टाइगर की मिलती है यहाँ पे, उसके अलावा स्वैम्प डियर, बंगाल फ्लोरिकन, लेओपोर्ड जैसी स्पीशीज देखने को मिलती है। प्रीडोमिनेंटली यहाँ पे आपको साल फॉरेस्ट देखने को मिलता है। उसके अलावा ग्रासलैंड इन एरिया में अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं आपको। और यूपी में अगर बात की जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज है जिसके नाम सिर्फ आप याद रखना, ज़्यादा इनके बारे में याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन मैं आपको कहूँगा कि ये न्यूज़ में नहीं रहे, जैसे दुधवा नेशनल पार्क, नेशनल चंबल सेंचुरी, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इनके नाम भी अगर आपको याद रहते हैं तो कुछ अटपटी स्टेटमेंट को एलिमिनेट करने के लिए आपको काम आ सकते हैं यहाँ पे। उसके अलावा ये जो तराई आर्क लैंडस्केप है, यहाँ से आपकी यमुना रिवर भी निकलती है, भागमती रिवर भी निकलती है। भागमती रिवर नेपाल से ओरिजिनेट होती है, जो इस एरिया में फ्लो करती है। बाकी तराई एरिया के बारे में तो मैं आपसे डिस्कस कर ही चुका हूँ। कई बार भाबर और भांगर एरिया के बारे में आपको कन्फ्यूजन होती है, उसके बारे में भी एक बार बता देता हूँ। देखिए भाबर एरिया जो होता है वो आपका ये पत्थर वाला एरिया होता है, इसके बाद तराई एरिया आता है। भांगर की बात की जाए तो आप भंगार से याद रखना, भंगार मतलब स्क्रैप। तो जहाँ पर आपको ओल्ड अलुवियल सॉइल मिलती है उस एरिया को हम भांगर कह देते हैं, और जहाँ पे आपको न्यू अलुवियल सॉइल देखने को मिलती है उसको हम खादर एरिया कह देते हैं। इन तराई एरिया में आपको बंगाल टाइगर के अलावा 1 हॉर्न राइनोस देखने को मिल जाते हैं और एलिफेंट्स भी देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं, 3 फ्लैगशिप स्पीशीज, टाइगर, 1 हॉर्न राइनोस और एशियन एलिफेंट, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आइए अब बात करते हैं राजस्थान में मिलने वाले रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बारे में या टाइगर सेंचुरी के बारे में।
अब जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ये राजस्थान में आपके लोकेटेड है, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर आपकी अरावली और विंध्याचल हिल मतलब आपस में मिलती हैं, थोड़ा बहुत टच देखने को मिलता है दोनों के आसपास। अब ये जो रणथंभौर नेशनल पार्क है, इसमें आप देखते हैं सवाई मानसिंह जो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और केला देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इनको जोड़ के इन्हें बनाया गया है। यहाँ पे आपको एक रणथंभौर फोर्ट देखने को मिलता है, जिसके बारे में हमने यूनेस्को साइट की एक वीडियो के अंदर बात की हुई है। उसके अलावा यहाँ पे आपको ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं, कुछ एक रिवर सीजनली यहाँ पे फ्लो करती हैं। साथ के साथ यहाँ पे आपको याद रखना है कि ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं आपको। ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट मतलब पतझड़ के मौसम में यहाँ पे इन पेड़ों के पत्ते गिरते हैं और ये डोमिनेट करते हैं ढाक ट्री से। यहाँ पर जो एरिया है, इसमें ये जो ढाक ट्री है वो डोमिनेट करते हैं, क्योंकि ये ड्रॉट सीजन को झेल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है। इस वजह से इस तरह के ट्री यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। उसके अलावा इन्हें कई बार फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी बोला जाता है और इस पे फूल भी उगते हैं आपके ड्राई समर सीजन में भी। यहाँ पे आपको टाइगर तो देखने को मिलते ही हैं, साथ के साथ लंगूर देखने को मिल जाते हैं, आपको जैकल्स देखने को मिल जाते हैं, जंगल कैट्स, ब्लैक बग और चिंकारा जैसे स्पीशीज यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं आपको। देखिए, हम काफ़ी देर से टाइगर रिजर्व्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि टाइगर रिजर्व कुछ ऐसे एरिया को कहते हैं जहाँ पे हम कंजर्व करने की कोशिश करते हैं एक वायबल पॉपुलेशन टाइगर की। देखिए, वायबल पॉपुलेशन एरिया टू एरिया डिपेंड कर सकती है। लाइक आप एक चीज़ देखिए कि कई बार दो टाइगर की और एक टाइग्रेस की स्पीशीज भी वायबल हो सकती है, बट कुछ एरिया में ये वायबिलिटी वेरी कर सकती है, क्योंकि वो एरिया अगर फर्जाइल है तो वहाँ पे आपको ज़्यादा पॉपुलेशन की भी ज़रूरत हो सकती है। कई बारी हॉस्टाइल कंडीशन में जो मीटिंग है वो प्रॉपर नहीं हो सकती और इसकी वजह से टाइगर की पॉपुलेशन आगे ग्रो नहीं कर पाती। तो अगर ऐसा होगा तो उसे वायबल पॉपुलेशन नहीं कहेंगे। जहाँ पे वो अपने आप ग्रो कर सकते हैं उसे हम वायबल पॉपुलेशन कहते हैं। इसके अलावा जो ये टाइगर रिजर्व है, इसे डिक्लेयर करते हैं आपका नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसे हेड करते हैं आपके मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के जो पर्सन है, मतलब जो मिनिस्टर इंचार्ज है वो। उसके अलावा इसे डिक्लेयर किया जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2006 के अंडर, जिसके तहत हमने प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया था। अब मैंने आपसे पहले ये क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर यहाँ पे मैं आपको देता हूँ। प्रोजेक्ट टाइगर हमने लॉन्च किया था 1973 में और ये एक इन सीटू कंजर्वेशन मोड है। इन सीटू कंजर्वेशन मोड का मतलब ये है कि यहाँ पर हम नेचुरल साइट में ही किसी एनिमल या प्लांट की स्पीशीज को कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक्सीटू में हम जू में या किसी ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में उन्हें कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। एक्सीटू में हम उनके नेचुरल इन्वायरमेंट से दूर ले जाकर उन्हें कंजर्व करते हैं, बट इन सीटू में हम इनको इनके नेचुरल इन्वायरमेंट में ही कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। अभी तक इंडिया में 51 के आसपास आपको टाइगर रिजर्व देखने को मिलते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट इनको मेंटेन करती है और यहाँ पर आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी एडवाइस कर सकती है, कुछ प्रपोजल मूव कर सकती है, बट सेंटर की यहाँ पे कमांडिंग अथॉरिटी है। अब ये जो लास्ट आपका टाइगर रिजर्व बनाया गया था, ये तमिलनाडु में बनाया गया था, श्रीविल्लुपुथूर मेगा मुलई जो आपका एरिया है वो आपका लेटेस्ट एडिशन है यहाँ पे। और लार्जेस्ट अगर टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो नागार्जुन सागर श्रीसेलम टाइगर रिजर्व जो आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है वो लार्जेस्ट है आपका। आइए अब बात करते हैं अंबोली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के बारे में। अब ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की है और ये सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है आपकी। अब सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में है या नहीं इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी नहीं, बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है, ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है। यहाँ पे आपको एक रेयर फ्रेश वाटर फिश की स्पीशीज मिली है जिसे हम कहते हैं सिचिसूत्रा हिरण्यकशी। ये आपकी एक रेयर स्पीशीज है जिसे हिरण्यकशी रिवर जो अंबोली विलेज है इसके आसपास देखने को मिलती है। यहाँ पर मिलती है आपको, बड़ी छोटी सी है देखने में और बहुत अलग वाइब्रेंट कलर से हैं इसके, तो इस वजह से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इससे पहले भी महाराष्ट्र में बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट एक एरिया को डिक्लेयर किया गया था जो पुणे के आसपास है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत आइडिया हो तो लंदौर खोरी जो पार्क है आपका उस एरिया में इसको डिक्लेयर किया गया था, जहाँ पे आपको स्वैम्प वेजिटेशन देखने को मिलती है।
अब ये जो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है, ये नोटिफाई करती है एक एरिया की इंपॉर्टेंस इंडिया के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे इसे नोटिफाई करती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट। इसे नोटिफाई किया जाता है सेक्शन 37 बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंडर, और ये यूनिक है और फ्रजाइल इकोसिस्टम है, जिसकी वजह से इन्हें प्रॉपर आप ये कह सकते हैं कि कंजर्वेशन एफर्ट की जरूरत होती है। ये आपके टेरेस्ट्रियल पार्ट हो सकते हैं, कोस्टल हो सकता है, इनलैंड वाटर एरिया हो सकता है, और मरीन इकोसिस्टम भी हो सकता है। आइए अब बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की लेक्स के बारे में। अभी हाल फिलहाल में आपकी जो डल लेक है और जम्मू कश्मीर में जो 5 लेक्स मिलती हैं, इन सभी को डिक्लेयर किया गया है प्रोटेक्टेड वाइल्ड वेटलैंड एरिया। अब यहाँ पे आपकी वुल्लर लेक, नगीन लेक जो कश्मीर एरिया में पड़ती है, संसार लेक, मनसबाल लेक और पूरी मंडल लेक जिसे हम छोटा काशी भी बोलते हैं, ये जम्मू एरिया में पड़ते हैं। इन सभी को वेटलैंड प्रोटेक्टेड एरिया की कैटेगरी में डाला गया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक डिजिटल इन्वेंट्री प्रिपेयर की है, जो स्पेशल डाटा क्रिएट किया है इसके लिए, जिससे हम प्रोफाइलिंग कर सके इस वेटलैंड एरिया की, जो जम्मू एंड कश्मीर में आपको देखने को मिलता है। इसे हमने नोटिफाई किया है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर और वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल के अंडर। इन रूल्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है अपने स्टैटिक पार्ट में, तो थोड़ा बहुत वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं। डल लेक के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, बट वैसे तो ये ज्योग्राफी का पार्ट है। जैसे ये आपको श्रीनगर में देखने को मिलती है, जो कि समर कैपिटल है आपकी जम्मू एंड कश्मीर की। ये अर्बन लेक है, आपकी सेकंड लार्जेस्ट लेक है जम्मू एंड कश्मीर की, और इसे लेक ऑफ फ्लावर भी कहा जाता है और ज्वेल ऑफ क्राउन ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, क्योंकि ये देखने में बहुत सुनहरी लगती है आपको। ये कमर्शियली बहुत आपकी इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ पर बोटिंग वगैरह देखने को मिलती है आपको। अगर बात की जाए वुल्लार लेक की, तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है आपकी, और ये टेक्टोनिक एक्टिविटी का रिजल्ट है, जिसकी वजह से झेलम रिवर से ये फॉर्म हुई थी। अब इसकी डिटेल तो आपको ज्योग्राफी में बताई गई होगी कि लाइक जब हिमालय की फॉर्मेशन हो रही थी, तो उस समय इस लेक का फॉर्मेशन हुआ था, और ये वन ऑफ द 42, अब तो वैसे तो 48-49 हो चुकी है, वेटलैंड एरिया में से एक है। ये डाटा आपका थोड़ा पुराना है, इसे अपडेट कर लेना। ये जो नगीन लेक है, ये यूट्रॉफिक लेक है। यूट्रॉफिक लेक मतलब आपने यूट्रोफिकेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा स्टैटिक पार्ट में, तो वहाँ पे आपको बताया जाता है कि कुछ न्यूट्रिएंट ज़्यादा होने पे एल्गल ब्लूम जैसी सिचुएशन देखने को मिलती है हमें वाटर बॉडीज़ में। तो कुछ वैसे ही सिचुएशन इस लेक के केस में भी हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे भी न्यूट्रिएंट का जो कंसंट्रेशन है वाटर में ज़्यादा होने के कारण इस एरिया में भी थोड़ा बहुत यूट्रोफिकेशन देखने को मिलता है, और इसी वजह से इसे यूट्रॉफिक लेक भी कहा जाता है। और ये पार्ट है आपका डल लेक का। तो मान लीजिए आपकी पूरी डल लेक है, तो इसके साइड में ये छोटा सा एरिया है, इसे कह देते हैं हम नगीन लेक। पूर्वमंडल लेक होती है आपकी एक। लास्ट है आपकी छोटा काशी लेक, जो देवकी रिवर से बनी है, और बाकी इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। आइए अब बात करते हैं महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की। देखिए, मैंने आपको बताया था अपने नेशनल पार्क वाले वीडियो में भी कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को, जो हमारा 19वां बायोस्फीयर रिजर्व हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे आपको बायोडाइवर्सिटी बहुत देखने को मिलती है। जो गजपति गंजनम डिस्ट्रिक्ट है आपका ईस्टर्न घाट का, उस एरिया में हम इस बायोस्फीयर रिजर्व को इस्टेब्लिश करेंगे। देखिए, मैप प्रोग्राम के अंडर आपके 12 बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं, 6 नहीं आते हैं। अब अगर इस महेंद्रगिरी को हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएंगे। अब अगर इस एरिया की इंपॉर्टेंस की बात की जाए, तो ये एक ट्रांजिशन जोन है। एक तरफ आपको हिमालयन माउंटेन की वेजिटेशन देखने को मिलती है, और दूसरी तरफ आपको जो सेंट्रल इंडिया है, ईस्टर्न घाट है, उस तरह की वेजिटेशन देखने को मिलती है। और यहाँ पर आपको हिस्ट्रीज वगैरह भी देखने को मिलती है। तो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे बहुत सारी है। वैसे तो ये एरिया मैथोलॉजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रामायण आप सभी ने शायद सुना हो, रामायण में भी इसका जिक्र किया गया है। और उसके अलावा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टेम्पल है, जैसे कुंती, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव का। इसलिए ये महाभारत और रामायण दोनों से लिंक्ड है। और रामायण सर्किट जिसको हम डेवलप कर रहे हैं, जैसे अलग अलग पार्ट में हमें रामायण से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट मंदिर वगैरह मिलता है, उनकी कनेक्टिविटी इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका पार्ट है ये महेंद्रगिरी भी। अगर वेजिटेशन की बात की जाए, तो यहाँ पे आपको साल फॉरेस्ट देखने को मिल जाते हैं,
इस एरिया में आपको कुछ वनरेबल ट्राइब्स देखने को मिलती हैं, साथ के साथ और भी बहुत से टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, बट कुछ लिमिटेड पैचेस में, जैसे ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं, स्क्रब्स देखने को मिलते हैं, मिक्स्ड फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। तो उनके बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। यहाँ पे आपको कुछ वनरेबल ट्राइब भी देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइब भी बोलते हैं। इसके बारे में यूपीएससी ने आपसे पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो याद रखना, कंढा जो आपकी ट्राइब है, कंढा, ये ट्राइब यहाँ पे देखने को मिलती है और ये पर्टिकुलर वनरेबल सेक्शन में आती है आपकी। अब इसके बारे में अगर आप कुछ इंफॉर्मेशन जानते हैं, क्योंकि पॉलिटी का टॉपिक है ये, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल, कितने पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइब इंडिया में मेंशन है? ऑप्शन दे देता हूं, जैसे 72, 75, 85 और 100। थोड़ा आइडिया दे देता हूं, 70 के आसपास है। दो ऑप्शन है, दोनों में से एक आप चूज कर सकते हैं यहाँ पे। अब फ्लोरा एंड फोना की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी के बारे में पूछेगा नहीं यूपीएससी आपसे। और साथ के साथ एनिमल्स में भी यहाँ पे कोई फ्लैगशिप स्पीशीज़ नहीं देखने को मिलती, तो इस वजह से हमें इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एलिफेंट यहाँ पे मोस्टली आपको देखने को मिलता है, उसके बारे में आप याद रखना। बाकी ये डियर, एंटीलोप वगैरह तो कॉमन है, ऑल ओवर इंडिया देखने को मिलता है, तो यूपीएससी इसके बारे में आपसे नहीं पूछेगा। अब देखिए, स्टैटिक पार्ट में मैंने आपको बताया था बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा एरिया है जहां पे हम बैलेंस एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। जो इकोनॉमिक डिमांड है, सोशल डिमांड है आपकी, और जो नेचुरल वैल्यूज हैं वहाँ की, नेचुरल कल्चरल वैल्यूज है, उनके बीच में बैलेंस एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी ने काजीरंगा के बारे में सुना होगा, या कंचनजोंगा की एग्जाम्पल ले लेते हैं। कंचनजोंगा जो एरिया है, ये मिक्स्ड हेरिटेज साइट है, बट ये जो मैप प्रोग्राम है उसके अंडर भी आती है ये। अब मैप प्रोग्राम में हम यहाँ पर इसकी एस्थेटिक वैल्यू को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर हम यहाँ के कल्चर को भी प्रिजर्व कर सकें, साथ के साथ नेचुरल हेरिटेज को भी यहाँ पर संजो के रख सकें, और इकोनॉमिक बेनिफिट यहाँ से कुछ मिल रहा हो तो हम उसको भी सस्टेनेबल बेसिस पे एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो मैप प्रोग्राम में मैन और नेचर के बीच में हम बैलेंस एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे बताया गया है, तो इनके बारे में आपको याद रखना है थोड़ा बहुत। अगर लाइक प्रीलिम्स में आपको ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा, बट मेंस में आपको इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो जब मेंस के बारे में बात करेंगे तब इसके बारे में इंफॉर्मेशन और डिटेल में शेयर कर लेंगे। थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है, बट इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको याद रखना कि मैप प्रोग्राम की साइट्स यूट्यूब पे मैंने कवर की। मैप प्रोग्राम हमने 1971 में लॉन्च किया था। इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये यूनेस्को का प्रोजेक्ट है, जहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि मैन और बायोस्फीयर के बीच में हम एक बैलेंस एस्टैब्लिश कर सकें। और यहाँ पे जो आपका कोर एरिया होता है, वहाँ पे आपको मोस्टली नेशनल पार्क देखने को मिलता है, और नेशनल पार्क में ह्यूमन एक्टिविटी इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। इसके आसपास कुछ बफर एरिया होगा, इस बफर एरिया में कुछ लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी हम अलाउ करते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ होटल्स वगैरह बन सकते हैं, ग्रीन होटल्स, जैसे लॉज वगैरह टाइप से, जहाँ पर हम टूरिज़्म को प्रमोट कर सकें, या लोगों को जिनको रिसर्च वगैरह करनी है उनके रहने और खाने पीने के लिए यहाँ पर अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो ये बफर जोन हो गया, ये जो डार्क पार्ट है आपका, और ये जो आपका आउटर पार्ट है ये ट्रांजिशन जोन है। यहाँ पर थोड़ी और एक्टिविटी आपकी अलाउड होती है, लेकिन जो आपका कोर एरिया है, ये वाला नेशनल पार्क वाला एरिया, इस एरिया में किसी भी तरह की ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है। तो यहाँ पे आप याद रखना कि ट्रांजिशन जोन में और बफर जोन में थोड़ी बहुत एक्टिविटी अलाउड है, जैसे रिसर्च, टूरिज्म वगैरह, बट ज़्यादा एक्टिविटी इन एरिया में भी आपकी अलाउड नहीं होती है, क्योंकि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है आपके कंजर्वेशन एफर्ट्स पे। आइए अब बात करते हैं नए गांव नागजीर टाइगर रिजर्व के बारे में, जो कि आपका लोकेटेड है महाराष्ट्र में। अब ये जो महाराष्ट्र का एरिया है, इसके बारे में थोड़ा बहुत तो हमने पढ़ा हुआ है, बट अभी रिसेंटली इस एरिया में फॉरेस्ट फायर देखने को मिला है। इसे 2013 में हमने टाइगर रिजर्व के तौर पे घोषित किया था। और इसके अलावा इस एरिया में आपके बहुत से इंपॉर्टेंट एरिया आते हैं, तो उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे नवेगांव नेशनल पार्क, नवेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, न्यू नागजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसके बारे में यूपीएससी आपसे पूछ सकते हैं। जैसे
नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में आपसे पूछा था, तो कुछ स्टेटमेंट उस तरह की दे सकते हैं। आपको वेजिटेशन पता होना चाहिए, ड्राई डेसिडुअस टाइप ऑफ यहाँ पे फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, बैम्बू ट्रीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, लेओपोर्ड यहाँ पे देखने को मिलते हैं, साथ के साथ वाइल्ड डॉग, ढोल और स्लॉथ बियर की भी पॉपुलेशन देखने को मिलती है, चीतल, सांबर, नीलगाय, चौसिंगा, तो ये कॉमन स्पीशीज हैं जो आपको हर जगह देखने को मिलती है। और महाराष्ट्र के जो आपके प्रोटेक्टेड एरिया हैं इनके बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो इनके नाम एक बार देख लेना, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हीं एरिया के ऊपर फोकस करना। वंस अगेन कह रहा हूँ, जो आपके न्यूज़ में रहते हो, क्योंकि ये भी एरिया बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कई बार। आइए अब बात करते हैं भितरकनिका नेशनल पार्क की। अब ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलता है। अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे साइक्लोन यश ने इम्पेक्ट किया है। अब साइक्लोन जो यहाँ पे इम्पेक्ट कर रहा है दैट इज ट्रॉपिकल साइक्लोन। इसके बारे में आपको पता होगा कि जैसे सी सरफेस टेम्परेचर जो है आपका, लार्जर सी सरफेस टेम्परेचर दैट शुड बी 27 डिग्री एंड मोर। उसके अलावा प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर यहाँ पे चाहिए होता है। ये जनरली आपको लैंड पे देखने को नहीं मिलता है इतना, सिर्फ उन एरिया में देखने को मिलता है जहाँ पे आपको वाटर बॉडीज मिलती हो। फॉर एग्जाम्पल डेल्टा एरिया में भी हो सकता है और कोस्टल एरिया में भी ये आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे इसकी जो स्पीड है आमून बहुत तेज होती है, 120 किलोमीटर के आसपास, और यहाँ पे आपको विंड स्पीड में वर्टिकली कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है जिसकी वजह से ये फॉर्म होते हैं। उसके अलावा अपर एयर में आपको अपर एयर सर्कुलेशन में डाइवर्जेंस देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको साइक्लॉन्स के बारे में याद रखने हैं। भितरकनिका नेशनल पार्क के बारे में अगर बात की जाए तो ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है आपका, और भितरकनिका एरिया में आपके 3-4 इंपॉर्टेंट एरिया आते हैं, जैसे गिरिमाथा मरीन सेंचुरी। अब ये जो गिरिमाथा एरिया है ये आपका फेमस है ओली रिडली टर्टल्स के लिए। उसके अलावा भितरकनिका नेशनल पार्क क्रोकोडाइल्स के लिए फेमस है, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। ये आपका ईस्टर्ली एरिया है, यहाँ पे आपको ब्राह्मणी रिवर, भैतारनी रिवर, धामरा रिवर, महानदी, इसके ईस्टरीज फॉर्म होती हुई दिखती हैं। और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल तो मिलते ही हैं, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसे नेशनल पार्क 1998 में बनाया गया था और ये आपका रामसर साइट भी है 2002 से। इस साइक्लोन का नाम यास का आप याद रखना, बाकी आपको और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ट्रॉपिकल साइक्लोन की कंडीशन मैंने आपको बता दी है, बट इसकी डिटेल आपने स्टैटिक पार्ट में पढ़ी होगी ज्योग्राफी में। जैसे यहाँ पे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड आपके फॉर्म होते हैं, यहाँ पर इनकी वर्टिकल हाइट बहुत लंबी दिख रही होगी आपको, तो ये जो आपके क्लाउड्स है क्यूमुलोनिम्बस हैं। और साथ के साथ इसके सेंटर में एक आई एरिया होता है जहाँ पे आपको रिलेटिवली काम कंडीशन देखने को मिलती है। यहाँ पर इन एरिया में बहुत ही वोल्टाइल आपको कंडीशन देखने को मिलती है, तो इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। आइए अब बात करते हैं 51st टाइगर रिजर्व के बारे में, जिसका नाम है शिरुविल्लुपुथूर मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व। यह आपका एक प्रोटेक्टेड एरिया है तमिलनाडु का। इसे 51st टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। अब इसमें आपका कुछ एरिया आता है जैसे मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, उसके अलावा शिरुविल्लुपुथूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, इन दोनों को क्लब करके इस टाइगर रिजर्व को बनाया गया है। यहाँ पे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलता है, मॉइस्ट मिक्स डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलता है, और ग्रासलैंड भी देखने को मिल जाते हैं। इस एरिया में कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज तो नहीं देखने को मिलती टाइगर के अलावा, बाकी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे वाइल्ड बोर देखने को मिल जाते हैं, स्पॉटेड डियर, इंडियन गौर, इस तरह की स्पीशीज आपको देखने को मिल जाती हैं। नीलगिरी ताहिर एक इंपॉर्टेंट स्पीशीज है जिसके बारे में आपको याद रखना है। जंगल कैट, सांबर, लॉयन टेल मकाऊ इंपॉर्टेंट स्पीशीज है जिसके बारे में आपको याद रखना है। उसके अलावा मुद्दुमलाई, अन्नामलाई, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, कलकड, मुंडाथुरई टाइगर रिजर्व, ये इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है जो आपको तमिलनाडु में ही देखने को मिलते हैं। तो इन टोटल 5 टाइगर रिजर्व हैं आपके तमिलनाडु में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है आने वाले प्रीलिम्स के लिए। कई बार आपको स्टेटमेंट दी जा सकती है कि 6 मिलते हैं, 5 मिलते हैं, 4 मिलते हैं, तो इस तरह की सिचुएशन आपको दी जा सकती है। यहाँ से आपकी वैगई रिवर फ्लो करती है। थोड़ा इस वैगई रिवर के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए, ये ओरिजिनेट होती है आपकी तमिलनाडु से और इसे कई बार शिवा गंगा भी बोला जाता है। कीर्तिमाला रिवर भी इसी का नाम है और ये मदुरई शहर के आसपास से निकलती है। कई बार इसे हेरिटेज रिवर भी कहा जाता है बिकॉज यहाँ पर जो सिटी मदुरई की बात की जा रही है
वो काफ़ी पुरानी है, तो इस वजह से कई बार इसे हेरिटेज रिवर भी कहा जाता है। ये आपके ओरिजिनेट करती है वरन सनाडू हिल से, जो पेरियार प्लेट्यू के आसपास लोकेटेड है। वेस्टर्न घाट में है ये, और ये एंड में जाके पल्क स्टेट में आपकी ड्रेन होती है। इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है, दैट इज वट्टपराई फॉल, और इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है आपको। एक चीज़ मान के चलिए, जो भी आपकी छोटी रिवर्स होती है ना, उनके बारे में यूपीएससी आपसे आमूमन क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो इनकी जो ट्रिब्यूटरीज है, इसके ऊपर एनर्जी वेस्ट ना करना। नाम एक बार देख लेना, याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है हमें। और उसके अलावा ये रिवर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट की पानी की प्यास को भी बुझाने में काम आती है। आइए अब बात करते हैं पाके टाइगर रिजर्व के बारे में। ये अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। पाके टाइगर रिजर्व कुछ इस एरिया में आपका लोकेटेड है। यहाँ पे इससे सटा हुआ है आपका निमेरी टाइगर रिजर्व एरिया, तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना, इसकी लोकेशन के बारे में। ये ईस्टर्न हिमालयाज का पार्ट है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का। इस टाइगर रिजर्व को 2016 में इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड मिला था, क्योंकि इन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, हॉर्नबिल नेस्ट अडॉप्शन। अब इस प्रोग्राम के अंडर लोगों ने नेस्ट को अडॉप्ट किया था और उन्हें कंजर्व करने की कोशिश की थी, और जिसका हॉर्नबिल की पॉपुलेशन के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट मिला था हमें। अब बात कीजिए पाके टाइगर रिजर्व, जिसे कई बार पखोई टाइगर रिजर्व भी बोला जाता है। इसके आसपास आपको कुछ प्रोटेक्टेड एरिया देखने को मिलते हैं, दैट इज पुनपुन फॉरेस्ट रिजर्व। उसके अलावा असम में मिलने वाला नमारी आपका नेशनल पार्क, दोयमर रिजर्व फॉरेस्ट और ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी इसके नेबरिंग प्रोटेक्टेड एरिया जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और साथ के साथ आपको याद रखना है कि कामेंग रिवर जो है आपकी यहीं से फ्लो करती है। उसके अलावा पाके रिवर भी यहीं से फ्लो करती है। यहाँ पे आपको अकॉर्डिंग टू स्लोप कई अलग अलग टाइप ऑफ वेजिटेशन देखने को मिलती है। जैसे कई एरिया में आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, कई एरिया में आपको टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिल सकते हैं। तो इतना ज़्यादा इनके फॉरेस्ट के बारे में याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। टाइगर रिजर्व है तो टाइगर तो यहाँ पे मिलेगा ही, बाकी जो स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं वो काफ़ी कॉमन है। तो इसके बारे में इतना ही जानना ज़रूरी था। आइए अब बात करते हैं रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, जो कि राजस्थान में लोकेटेड है आपकी। ये आने वाले समय में राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व हो सकता है। अभी टेक्निकल कमेटी ने इसे नोट तो दे दी है। आपको पता होगा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इसकी नोडल एजेंसी है, जिसे हेड करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के मिनिस्टर। अब ये आपका लोकेटेड है रामगढ़ एरिया में, जो कि डिस्ट्रिक्ट बूंदी में पड़ता है राजस्थान की। यहाँ पे आपको डॉग, खेर, सलार, बेर, करनी जैसे इंपॉर्टेंट पेड़ देखने को मिलते हैं। बट इनमें से किसी के बारे में भी यूपीएससी आपसे नहीं पूछेगा, बिकॉज ये सभी आपके थॉर्नी फॉरेस्ट है। और अगर आपको पता हो कि ये किस एरिया में लोकेटेड है, यहाँ पर रेनफॉल कम है, तो आप इन ट्रीज के बारे में इजीली गेस कर सकते हैं। तो इजीली गेस करने वाले टॉपिक के बारे में यूपीएससी जनरली आपसे नहीं पूछता। आगे चलें तो यहाँ पे आपको लियोपर्ड, सांबर, वाइल्ड बोर, चिंकारा, वाइल्ड बुफ, हाइना, जेकॉल और क्रोकोडाइल जैसे स्पीसीज देखने को मिल जाती है। इसके अलावा राजस्थान में मिलने वाले बाकी 3 टाइगर रिजर्व हैं आपके रणथंभौर, सिरिस्का और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व। उसके अलावा यहाँ पर और भी आपके प्रोटेक्टेड एरिया जैसे डेजर्ट नेशनल पार्क, क्योलादियो, संजयगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल चंबल सेंचुरी, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। आइए अब बात करते हैं ग्रेट बैरियर रीफ की। देखिए ये आपका ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न साइड के आसपास आपको देखने को मिल जाता है थोड़ा बहुत तो क्या, बहुत बड़ा एरिया है वैसे तो ये। अभी ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला गया बिकॉज कोरल ब्लीचिंग इस एरिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। अब आपको पता होना चाहिए कि बैरियर रीफ या रीफ क्या होता है या कोरल रीफ क्या होता है। ये एक अंडर वाटर इकोसिस्टम है, रीफ जो कोरल बिल्ड करते हैं। यहाँ पर आपको कोरल पॉलिप्स देखने को मिलते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट को सिक्रीट करते हैं। कोरल एक पॉलिप्स है जो एक लिमिटेड टेम्परेचर में ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। ना तो इस वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाना चाहिए और ना 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये कोरल इस एरिया को छोड़ के चले जाते हैं और ये एरिया पूरा वाइट हो जाता है। तो इसे ही कहा जाता है कोरल ब्लीचिंग। वैसे तो इनका फेवरेबल टेम्परेचर है 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस।
इसमें ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। उसके अलावा ये सैलिनिटी के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। अगर सैलिनिटी ज़्यादा हो, मान लीजिए कहीं पर फ्रेश वाटर इनटेक ज़्यादा हो, तो उन एरिया में भी ये एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो तभी ये डेल्टा एरिया में देखने को नहीं मिलते हैं आपको। उसके अलावा शैलो वाटर में अच्छा ग्रो करते हैं, जैसे जहाँ पे डेप्थ 50 मीटर से कम हो आपकी। अगर ये आपकी डेप्थ 200 मीटर से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में ये ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि 200 मीटर से नीचे आपकी सनलाइट पेनिट्रेट नहीं करती है। उसके अलावा टर्बुलेंट वाटर में भी ये ग्रो नहीं करते हैं। और साथ ही साथ जहाँ पर सेडिमेंट्स वगैरह ज़्यादा देखने को मिलते हैं तो उन एरिया में भी ये ग्रो नहीं करते हैं। 4 टाइप के आपके कोरल रीफ हो सकते हैं: फ्रिंज रीफ, बैरियर रीफ, एटॉल्स एंड पैचेस, जिसके बारे में हम स्टैटिक में बात कर चुके हैं। इंडिया में आपको कोरल रीफ कुछ एरिया में देखने को मिल जाते हैं, जैसे आपके गल्फ ऑफ मुन्नार वाला एरिया हो गया, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप और गल्फ ऑफ कच्छ के आसपास। वर्ल्ड के लगभग 1/3 कोरल्स आपको सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे एरिया में देखने को मिलते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है, इन्हें कई बार ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहा जाता है ओशंस का। तो इसके बारे में याद रखना कि ये हाईली प्रोडक्टिव एरिया है और ये आपको ट्रॉपिकल वाटर्स में ही देखने को मिलता है, टेम्परेट वाटर या उससे ऊपर नहीं, क्योंकि वहाँ पे आपके पानी की जो टेम्परेचर है वो सूटेबल नहीं है इनके लिए। आइए बात करते हैं गुनिडी नेशनल पार्क के बारे में, जो कि तमिलनाडु में लोकेटेड है। ये इंडिया का 8th स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है और यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। गुनिडी के बारे में हमने पहले भी बात कर रखी है, तो यहाँ पे आप इसको डबल स्टार मार्क कर लेना और नेशनल पार्क वाली वीडियो में इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अगर नहीं पढ़ना है वहाँ से, तो यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है कुछ, आप इसके बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं। देखिए, वैसे तो आपको बता दूं, एक गुनिडी लॉन्च हुआ करता था इस एरिया में, जो अंग्रेजों के टाइम में काफ़ी फेमस रहा है। अभी हाल फिलहाल में गवर्नर जो हैं इसी एरिया में रहते हैं आपके, और यहाँ पे कई इंपॉर्टेंट स्पीसीज आपको देखने को मिलती है। तो इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना हो तो आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे मेरी वीडियो को, जहाँ पर मैंने तमिलनाडु से रिलेटेड नेशनल पार्क को डिस्कस किया है। तो वहाँ पे आप होलिस्टिक मैनर में इसके बारे में जान सकते हैं, और इसके आसपास के जैसे गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क के बारे में, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क के बारे में, इन सभी के बारे में आप जान सकते हैं। मुकुर्थी, मुद्दुमलाई, इन सभी को मैंने वहाँ पे डिस्कस किया है। आइए अब बात करते हैं लमेरू एलिफेंट रिजर्व के बारे में। ये छत्तीसगढ़ एरिया में आपका लोकेटेड है। अभी कंट्रोवर्सी यहाँ पर कुछ हुई है जिसकी वजह से ये न्यूज़ में रहा है। इसे एलिफेंट रिजर्व या कंजर्वेशन रिजर्व के तौर पे नोटिफाई किया गया था अक्टूबर 2020 में सेक्शन 36A वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर। तो यहाँ पे आप इसको याद रखना। अभी रिसेंटली हमने उत्तराखंड वाले एरिया की बात की थी कि एलिफेंट रिजर्व नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, तो यहाँ पर भी सेम ये कहा गया है कि एलिफेंट रिजर्व को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर। उसके अलावा छत्तीसगढ़ में आपको अचानकमर टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है, उन्नति टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है, कंगेर वैली नेशनल पार्क देखने को मिलता है और पिंगल एलिफेंट रिजर्व भी देखने को मिलता है। अब क्योंकि एलिफेंट रिजर्व आपके अमूमन नोटिफाई नहीं होते हैं, लाइक कहीं भी ये मेंशन नहीं है, तो इस वजह से कई बार कंट्रोवर्सी के पार्ट बन जाते हैं ये। आइए अब बात करते हैं मगूरी मटापुंग वेटलैंड की। रिसेंटली यहाँ पे कुछ क्लैश देखने को मिला है। देखिए, ये जो नाम है मगूरी, ये नाम आया मगर से। मगर मतलब यहाँ पे मिलने वाली कैटफिश। उसके अलावा मटापुंग जो है ये आसपास के विलेज का नाम है, तो टोटल ये नाम आपको समझ में आ गया होगा। ये दिब्रू सिखोई जो आपका नेशनल पार्क है उसका एक क्रिटिकल पार्ट है। ये एक कॉरिडोर है बिटवीन दिस दिब्रू सिखोई बायोस्फीयर रिजर्व और नामदफा नेशनल पार्क, तो इसलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आपको बहुत सी स्पीशीज़ मैमल की देखने को मिलती है, बर्ड्स की देखने को मिलती है, रेप्टाइल्स की देखने को मिलती है, और ये 1996 के बाद से ही आपका इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया है। अब इसके क्राइटेरिया तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बट यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि जो फॉरेस्ट आपको मिलता है वो स्वैम्पी फॉरेस्ट है। स्वैम्पी फॉरेस्ट मतलब यहाँ पे वाटर लॉग्ड कंडीशंस देखने को मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो आपको प्लांटेशन देखने को मिलती है वो थोड़ी डिफरेंट है। उसके अलावा यहाँ पर आपको ग्रासलैंड्स भी देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत से मैमल्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं।
आइए अब बात करते हैं सुल्तानपुर भिंडावास वेटलैंड की। देखिए यहाँ पर न्यूज़ ये है कि टोटल 46 रामसर कन्वेंशन की साइट्स हो चुकी हैं इंडिया में। अभी वैसे तो करंट कंटेक्स्ट में बात करें तो फेब 2021 में हमने एक और साइट ऐड करी है, तो 48-49 हमारी साइट्स हो चुकी हैं, बट यहाँ पे इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग 46 हुई थी। अब सुल्तानपुर और जो आपका भिंडावास वाला एरिया है ये हरियाणा में पड़ता है। दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए लोकेशन। कई बार आपको मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन आ सकता है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क वैसे तो मैंने नेशनल पार्क वाली वीडियो में कवर किया है, बट आपको बता दूं ये गुड़गांव वाले एरिया में पड़ता है। यहाँ पे आपको डेसिडस टाइप ऑफ वेजिटेशन देखने को मिलती है और इसमें कई आपको क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी के एनिमल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बट एक बार मैं फिर से कहूँगा आपको कि इसे स्टार मार्क कर लीजिए और इसे नेशनल पार्क वाली वीडियो में इसी कवर कर सकते हैं आप। वहाँ पर काफ़ी अच्छे से मैंने आपको समझा रखा है। अब बात की जाए भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो ये झज्जर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। 2009 में इसे बर्ड सेंचुरी का भी दर्जा दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। यहाँ पे आपकी साहिबी रिवर आती है जो कि आगे चलकर यमुना से जाके मिलती है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। अरावली से चलती है और यमुना में जाके मिलती है ये। और इसी सेंचुरी के आसपास आपको खापरावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट बर्ड स्पीशीज देखने को मिलती है जैसे इजिप्शियन वल्चर, स्टेपी ईगल, पलास फिश ईगल, ब्लैक बिलेड टर्न। तो ये इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। खापरावास बर्ड सेंचुरी के बारे में यहाँ पे बताया गया है, बट एक बात यहाँ पे याद रखना कि डायरेक्टली ये न्यूज़ में नहीं था, इस वजह से मैं आपको बता तो नहीं रहा हूँ इसके बारे में ज़्यादा, बट आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बिकॉज न्यूज़ में नहीं था ये। आइए अब बात करते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क की। ये मैंने आपको काजीरंगा नेशनल पार्क कवर करवा रखा है जब हमने असम वाली वीडियो की थी, तो इसके बारे में वहाँ से देख सकते हैं। ये मैप थोड़ा गलत दे रखा है इंडिया का, यहाँ पे ये पूरा इंडिया है, ये किसी भी तरह से ये किसी भी और देश का पार्ट नहीं है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। और काजीरंगा नेशनल पार्क पहले कवर कर रखा है, तो इस वजह से एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे हम अपनी। सेम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में भी हमने बात कर रखी है, तो उसको भी वहाँ से कवर करना है हमने। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की, दैट इज मुरा दरावा दानूबी। ये जो आपका MDD है, ये दुनिया का पहला 5 देशों में मिलने वाला बायोस्फीयर रिजर्व है। उसके अलावा यहाँ पे आपको इन कंट्रीज का नाम याद रखना है, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, हंगरी, क्रोएशिया। ये इतना इम्पॉर्टेंट एरिया है आपके यूरोप का, तो इस वजह से इसे कई बार अमेज़न ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। अब देखिए ये जो आपका एरिया है, यहाँ पे आपको फ्लड फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, उसके अलावा कुछ रिवर आइलैंड्स देखने को मिलते हैं, ऑक्सबो देखने को मिलते हैं, मियंडर्स आपने सुना होगा, कुछ इस तरह का जो डिज़ाइन बनता है, जैसे यहाँ पे ये देख रहे हैं आप सांप की तरह। और ऑक्सबो लेक कुछ आपका जैसे ये सांप की तरह बना था और बाद में यहाँ पे रिवर ने अपना पाथ चेंज कर लिया, तो ये कट ऑफ जो पार्ट है इसे ऑक्सबो लेक कहते हैं। तो इस तरह का एरिया यहाँ पे देखने को मिलता है आपको, और काफ़ी हाई बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अगर बात की जाए इन टर्म ऑफ यूरोप, यहाँ पे जैसे आपको ब्लैक स्टॉर्क, ऑटर्स, बीवर्स, इस तरह की स्पीशीज देखने को मिलती हैं, और साथ के साथ वाइट टेल्ड ईगल, इसका ये ब्रीडिंग ग्राउंड है। यहाँ पे आपको दुनाबे रिवर का मैप भी देखने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ज्योग्राफी में एक बार दुनाबे रिवर का मैप देख लेना, बिकॉज इस रिवर के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है आपके यूरोप की। यहाँ पे ये क्लाइमेट एक्शन प्लान की एक स्ट्रैटेजी है यूरोप की, जिसे हम यूरोपियन ग्रीन डील भी बोलते हैं कई बार। यहाँ पे स्ट्रैटेजी ये है कि हम लगभग 25,000 किलोमीटर का रिवर का पार्ट है उसे रिवाइव करवाएंगे, और यहाँ पे इसकी वजह से 30% यूरोपियन लैंड को हम वापस ठीक कर पाएंगे बाय 2030। तो ये कुछ एम है यहाँ पे, तो इसके बारे में आप थोड़ा ध्यान रखना। आइए अब बात करते हैं राजाजी टाइगर रिजर्व की, क्योंकि ये नेशनल पार्क भी है और उत्तराखंड एरिया में हमने इसके बारे में पढ़ा भी हुआ है, तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं, आप इसे नेशनल पार्क वाली वीडियो से देख सकते हैं। राजाजी जो इसका नाम है वो सी राजगोपालाचारी, जो पॉपुलर आपके मॉडर्न हिस्ट्री के लीडर थे, उनके नाम पे है। ये हरिद्वार वाले एरिया में पड़ जाता है आपका।
यहाँ पे आपको डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलता है, वो भी ब्रॉड लीव। उसके अलावा कुछ एरिया में आपको ग्रासलैंड, पाइन, इस तरह के पार्ट्स भी देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे जो फ्लोरा एंड फोना है, अगर बात करें फोना की, तो आपको याद रखना है टाइगर, लेओपर्ड, एलिफेंट्स, हिमालयन ब्लैक बियर, जैकल्स, हाइना, नीलगाय, मोंकी, सांबर, इस तरह की कई स्पीशीज आपको देखने को मिल सकती हैं। बट एक कॉमन स्पीशीज हैं, तो इस वजह से यूपीएससी इसके बारे में शायद ही पूछे। दो इंपॉर्टेंट रिवर यहाँ से निकलती है, गंगा एंड सोन, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आइए अब बात करते हैं आर्टिक में लोकेटेड एक मरीन प्रोटेक्टेड एरिया की। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने को स्पॉन्सर किया यूरोपियन यूनियन का एक प्रपोजल, जहां पे उन्होंने कहा है कि ईस्ट अंटार्कटिका वाला जो एरिया है, जो विडल सी वाला पार्ट है, उसको हम प्रोटेक्टेड एरिया घोषित करेंगे। यहाँ पे कुछ इस एरिया में लोकेटेड है आपका ये विडल सी। देखिए, अगर बात की जाए मरीन प्रोटेक्टेड एरिया की, तो आपको याद रखना है कि ये या तो पूरे पार्ट को या किसी छोटे से हिस्से को, जहाँ पे आपको नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह मिलते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पे कंजर्वेशन, हैबिटेट प्रोटेक्शन और इकोसिस्टम मॉनिटरिंग के ऊपर हमारी फोकस रहता है। और साथ के साथ हम कोशिश करते हैं हम फिशरीज को भी इन एरिया में मैनेज कर सके। ये जो एरिया है, वैसे तो मैंने आपको मैप में दिखा दिया है, बट स्टिल ये इस पार्ट में पड़ता है, तो थोड़ा ध्यान रखना है इसके आसपास कौन से सीज पड़ते हैं। कई बार यूपीएससी आपको ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, इन सीज को अरेंज करने के लिए भी कह सकता है। हो सकता है कि आपसे इस विडल गायर के बारे में पूछा जाए या इसके आसपास के सीज के बारे में पूछा जाए, तो दोनों के लिए ही आपको तैयार रहना चाहिए। आइए अब लगे हाथ कमीशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मरीन लिविंग रिसोर्सेज के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो मैनेज करती है इस एरिया में फिशरीज को, प्रिजर्व करने की कोशिश करती है इस एरिया की बायोडाइवर्सिटी को, और इस एरिया में स्टेबिलिटी मेंटेन करने की कोशिश करती है। ये ट्रीटी आपकी फोर्स में आई थी 1982 में, और 2009 में इसके मेंबर्स ने काफ़ी एरिया को यहाँ पे मरीन प्रोटेक्टेड एरिया में कन्वर्ट किया था। ऐसा प्रपोजल दिया था, कहने का मतलब है, क्योंकि कई बार आपने सुना होगा सदर्न ओशन मरीन प्रोटेक्टेड एरिया, तो वो इसी का ही पार्ट है, तो आप इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। अब देखिए, क्लाइमेट चेंज का बहुत सा इम्पैक्ट देखने को मिलता है आपको अंटार्कटिका वाले एरिया में और आर्टिक वाले एरिया में, और यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि इस तरह के इम्पैक्ट को हम कम कैसे करें, इस एरिया को प्रिजर्व कैसे करें। तो इस वजह से ये फ्रिक्वेंटली टॉपिक न्यूज़ में भी रहा है, और इसके बारे में यूपीएससी डायरेक्ट तो नहीं पूछेगा, आपको हो सकता है कि इन सीज के बारे में पूछ ले, हो सकता है कि इस गार के बारे में थोड़ा बहुत कुछ पूछ ले, और उसके अलावा हो सकता है इस ट्रीटी के बारे में पूछ ले। बाकी चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। और एक चीज़ यहाँ पे आपको जो याद रखनी है वो ये है कि इंडिया इसका पार्ट है, मतलब इस ट्रीटी का पार्ट है इंडिया 1986 से। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस हमें रिप्रेजेंट करती है वहाँ पे। आइए अब बात करते हैं इंडिया के न्यूएस्ट टाइगर रिजर्व के बारे में। आप सभी ने नेशनल पार्क वाली वीडियो में गुरु घासीदास नेशनल पार्क के बारे में सुना होगा और तोमर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में सुना होगा। इन दोनों को मिला के अब टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। इस टाइगर रिजर्व के आसपास आपका मध्य प्रदेश भी पड़ जाता है और झारखंड भी पड़ जाता है। एक बात बता दूं, जो ये गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, इसी का एक कंटिन्यूस एरिया आपको मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलता है, तो उसके बारे में थोड़ा ध्यान में रखना। जैसे उदांती, अचनकमर और इंद्रावती, तो इनके बारे में हम वैसे तो थोड़ा बहुत पहले देख चुके हैं, तो ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये टाइगर रिजर्व कैसे क्रिएट होते हैं इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। गुरु घासीदास नेशनल पार्क हमने पर्टिकुलरली एक वीडियो छत्तीसगढ़ वाली में कवर कर रखा है, उसके बारे में हम वापस डिटेल में नहीं जाने। आइए अब बात करते हैं तोमर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, जो कि आपकी सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और ये थोड़ा बॉर्डरिंग एरिया में पड़ता है उत्तर प्रदेश के। इस एरिया में आपको डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलता है। हो सकता है इस वीडियो की स्टार्टिंग में ना मैंने आपको एक चीज़ कही होगी कि साल फॉरेस्ट आपको साउथ में मिलते हैं। ये याद रखना कि आपको ये नदर्न पार्ट में देखने को मिलते हैं, वेस्टर्न घाट वाली साइड नहीं। तो वहाँ पे आपको टीक फॉरेस्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको टाइगर, एलिफेंट, लियोपर्ड, सांबर, ब्लू बुल, चीतल, इस तरह की स्पीशीज देखने को मिलती है।
तो इस एरिया के बारे में इतना ही जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट था। यहाँ से कोई आपकी इंपॉर्टेंट रिवर पास नहीं कर रही है। एक इंपॉर्टेंट आपका नाला है, दैट इज पिंगला नाला, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और दूसरा तैमूर हिल यहाँ पे पड़ती है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी और कुछ आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है। आइए अब बात करते हैं देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, जो कि आपकी उड़ीसा में लोकेटेड है। अब देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है कि इस एरिया में आपको ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि रेनफॉल इतना नहीं मिलेगा आपको उड़ीसा वाली साइड। देखिए ये आपका मान लीजिए इंडिया का मैप है, इस साइड आपका उड़ीसा पड़ता है, तो जो साउथ वेस्टर्न मानसून आता है तो उसके रेन शेडो एरिया में पड़ जाता है ये। तो इस वजह से यहाँ पे इतनी ज़्यादा रेनफॉल देखने को नहीं मिलती है, और इसी वजह से वेजिटेशन यहाँ पे ड्राई डेसिडुअस है। यहाँ पे आपको फॉर हॉर्न एंटीलॉप देखने को मिलता है, लेपर्ड देखने को मिलता है, चीतल, इस तरह की स्पीशीज, कॉमन स्पीशीज आपको देखने को मिलती है। ये जो आपका देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये इको सेंसिटिव जोन है। अब आपको पता होना चाहिए कि इको सेंसिटिव जोन होते क्या हैं। देखिए मान लीजिए कोई आपका फर्जाइल एरिया है, फर्जाइल एरिया इकोसिस्टम मतलब कि मान लीजिए इस एरिया में बहुत सा चेंज होने का हमारे को अंदेशा लगता है, खतरा लगता है। तो इस केस में जो आपका नेशनल पार्क है, मान लीजिए इसके आसपास के एरिया है, ये थोड़ा फ्रजाइल है, तो इस एरिया को हम इको सेंसिटिव जोन कह देते हैं। मतलब ये आपका नेशनल पार्क के आसपास का 10 किलोमीटर का एरिया हो सकता है, 10 किलोमीटर तक का। इसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट डिक्लेयर करती है अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। कई बार इसमें कॉरिडोर्स हो सकते हैं, एलिफेंट कॉरिडोर, टाइगर कॉरिडोर, या जो आपके लैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को एक सिक्योर्ड एरिया से, एक प्रोटेक्टेड एरिया से दूसरे प्रोटेक्टेड एरिया में, ये उस तरह का पार्ट हो सकता है आपका। इसका एम ये है कि यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि हम रेगुलेट कर सके किस तरह की एक्टिविटी इंक्लूड कर सकते हैं हम नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। जो ये प्रोटेक्टेड एरिया है, यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन कितना रहेगा, इसके ऊपर यहाँ पे फोकस किया जाता है, ताकि इस फर्जाइल इकोसिस्टम को हम प्रोटेक्ट कर सकें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कमर्शियल माइनिंग नहीं कर सकते हैं, मिल्स वगैरह नहीं लगा सकते, इंडस्ट्रीज नहीं लगा सकते जो पोल्यूशन करती हो। आप यहाँ पर मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स नहीं लगा सकते हैं, कमर्शियल यूज़ के लिए वुड नहीं काट सकते हैं, टूरिज्म एक्टिविटी यहाँ पर नहीं कर सकते, जैसे हॉट एयर बलून हो गया, इस तरह की एक्टिविटी यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। सॉलिड या हजार्डियस वेस्ट को यहाँ पे आप डंप नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के एरिया को आप इको सेंसिटिव एरिया कह देते हैं। अब कुछ एक एक्टिविटीज़ आपकी यहाँ पे रेगुलेटेड रहती हैं, जैसे थोड़े बहुत आप पेड़ गिरा सकते हो, रिजॉर्ट्स वगैरह, होटल्स वगैरह थोड़ा बहुत बना सकते हो, कमर्शियली यूज़ कर सकते हो नेचुरल वाटर को। आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक केबल वगैरह लगा सकते हो ताकि लाइक होटल्स वगैरह में बिजली वगैरह आ सके। आप यहाँ पे एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, बट ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड्स का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर फोकस रहेगा, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर यहाँ पे हम फोकस कर सकते हैं। तो एक तरह से ये एक ऐसा एरिया हो जाता है इको सेंसिटिव जोन, जहाँ पे हम इस नेशनल पार्क के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहते, और कोशिश करते हैं कि इसके शॉक अब्जॉर्ब के लिए आसपास का ये जो एरिया है इसे इको सेंसिटिव जोन कह के, या आप जिसे बफर जोन कह देते हैं कई बार, उस तरह का एरिया डिक्लेयर करके यहाँ पे थोड़ा बहुत ह्यूमन इंटरवेंशन हम अलाउ करें। ये एक तरह का ट्रांजिशन जोन है बिटवीन योर नेशनल पार्क और आसपास का एरिया में। तो यहाँ पे ये प्रेशर जो है पॉपुलेशन का, उसको अब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो इसके बारे में आपको इतना ही जानना ज़रूरी था। आइए अब बात करते हैं हैदरपुर वेटलैंड की, जो कि भारत का 47वां रामसर कन्वेंशन का साइट है। अब देखिए 47 हो चुके हैं, और इसके बाद 2 और मेंशन किए गए थे, एक बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक खजीदिया बर्ड सेंचुरी। एक यूपी में बखीरिया आपका, और दूसरा आपका गुजरात में। इसके बारे में हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये 2022 की फेब में आपका आया था, तो अभी इस पार्ट में ये कवर्ड नहीं है। बट स्टिल मैं आपको बता दूं कि ये 2 एरिया आपके आने वाले टाइम में न्यूज़ में रहने वाले हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में अब कुल टोटल 10 आपकी रामसर साइट हैं। आपको एक फैक्ट चेक करना है कि कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा आपको वेटलैंड देखने को मिलते हैं। कई बार यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन
एक स्टेटमेंट फॉर्म में आपको दे सकता है। ये जो हैदरपुर एरिया है, यहाँ पे आपको बहुत से बर्ड्स देखने को मिलते हैं जो मंगोलिया से यहाँ पे आते हैं। ये एक मैन मेड लेक है आपकी 1984 में जो बनी थी, और यहाँ पे आपको सलोनी और गंगा रिवर देखने को मिलती है। सलोनी और गंगा रिवर, ये मध्य गंगा बैराज फॉर्म होने के बाद एरिया डेवलप हुआ था, तभी 1984 में ये आपका एरिया बना है। ये ग्लोबली 15 आपकी थ्रेटेंड स्पीशीज जो हैं उनको शेल्टर प्रोवाइड करता है, उनको घर प्रोवाइड करता है। जैसे हॉक डियर हो गया, आपका ब्लैक बैलेट टर्न हो गया, स्टेपी ईगल हो गया, इंडियन स्कीमर, गोल्ड मशीर, ये सभी स्पीशीज आपकी इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है, और एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है, दैट इज घड़ियाल। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। कल को आपको यूपीएससी स्टेटमेंट फॉर्म में इस तरह का क्वेश्चन दे सकती है, या आपको ऑड वन आउट फाइंड करने के लिए थोड़ा ये हेल्प कर सकता है अगर इंडेंजर्ड कैटेगरी या क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी की स्पीशीज के बारे में पूछा जाए तो। उसके अलावा यहाँ पे आपको 1% पॉपुलेशन देखने को मिलती है ग्रे लेग्ड गूस की और बार हेडेड गूस की। तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है ये। इसके साथ आपको हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला एरिया देखने को मिलता है, जहाँ पर गंगा की नॉर्दर्न टिप पे है आपका हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब क्योंकि ये न्यूज़ में नहीं था तो इसके बारे में इतना फोकस करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आता है आपका बॉक्सा टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क। इसको हमने वेस्ट बंगाल वाली वीडियो में कवर किया हुआ है, तो इसके बारे में आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो कुल मिला के ये आपके इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरिया थे जो इस साल न्यूज़ में रहे। इसमें से बहुत से हमने नेशनल पार्क वाली वीडियो में कवर कर रखे हैं, तो आपने अगर वो वीडियो देखी हुई है तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, इस वजह से मैंने यहाँ पे उन चीज़ों को कवर नहीं किया है। तो कोशिश करना कि नेशनल पार्क वाली जो वीडियो हैं 5-5 मिनट की स्टेट वाइज आपकी वीडियोज़ हैं, वो आप उनको एक बार ही एटलीस्ट देख लेना। और जो आपके इम्पॉर्टेंट टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क, वैसे तो नेशनल पार्क की ही बात की है मैंने वहाँ पे, तो इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, उन एरिया को वहाँ पर भी मैंने कवर कर रखा है। तो ज़रूर से आप इन एरिया को वहाँ पे मार्क करके एक बार पढ़ लेना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।